Hello everyone, this is Sakshi Vaishnoy. Welcome to Magnet Brains. So students, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग अपने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं सॉल्व। ये हमारा पेपर 2 होने वाला है। दैट मीन्स पेपर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टूडेंट, सिंपल पेपर आर अ काइंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जैसे आपका टोटल पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, आप एग्जाम में जो लिखते हो एग्जैक्टली सेम पैटर्न में आपका सैम्पल पेपर होता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करो, पहले इस सैम्पल पेपर को खुद सॉल्व करो, उसके बाद में ये वीडियो देखो और यहाँ पर जो वेरियस मैंने आंसर्स दिए हैं, जो वेरियस सोल्यूशंस करे हैं, उन्हें देखो और अपने आप को एग्जामिन करो कि आपका जो आंसर है वो कितना टू द पॉइंट है। ऑल राइट, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपने ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पूरा जो सैम्पल पेपर है इसे कर लेते हैं सॉल्व। नाउ सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जो कि आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम में जब भी आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आए, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ा कीजिए, जो कि आप में से आधे लोग नहीं पढ़ते हैं, आई नो, लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार इन इंस्ट्रक्शंस में कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्शन हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो आप मिस आउट कर जाओ। इसलिए हार्डली कुछ सेकेंड्स लगते हैं, इन्हें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्या है भाई, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 13 क्वेश्चंस। ऑल राइट, 13 क्वेश्चंस होंगे इसमें। दिस पेपर कंटेन्स 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। 2 marks questions are short answer type questions and are to be answered in 30 to 50 words. All right, 3 marks के क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा 50 to 80 वर्ड्स में, एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको किस में आंसर करना होगा, 80 to 120 वर्ड्स में। All right, this question paper contains case and source based questions. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका इसमें जो है आपके पास में केस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? दिस इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 2 मार्क्स का क्या है हमारा वेटेज है। ठीक है, दैट मीन्स 30 to 50 मार्क्स के बीच में जो है हमें अपना आंसर लिखना होगा। So during a given year, the nominal national income increased by 14%, while the real national income increased by only 6%. Population increased by 2%. What has caused the difference between nominal income and real income? What is real per capita income? देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक ईयर में जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो 14% से इंक्रीज हुई, और वही सेम ईयर में अगर हम देखें तो रियल नेशनल इनकम हुई है इंक्रीज 6% से। ठीक है, और जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो है आपका 2%। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला गया है कि क्या चीज होगी, क्या रीजन होगा ये जो डिफरेंस है इसके पीछे का। ठीक है, व्हाट हैज कॉज्ड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम, ये जो दोनों में डिफरेंस आया है इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। और साथ ही में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है ना। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आया होगा। तो देखो उसके पीछे का सिंपल सा एक जो सबसे बेसिक सा आंसर है वो क्या होगा कि हो सकता है इन द गिवन ईयर जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हुए, और अगर प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर प्राइजेस में इंक्रीज है, अगर इन्फ्लेशन आया है, तो आपकी जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं जो आपकी रियल नेशनल इनकम है वो बेस ईयर के प्राइजेस पर हम लोग मेजर करते हैं, तो बेस ईयर के प्राइजेस पर मेजर करने की वजह से जो करेंट ईयर के प्राइजेस में राइज है उसका इफेक्ट रियल नेशनल इनकम पर नहीं पड़ा है, इसलिए रियल नेशनल इनकम जो है वो कम है या वो कम परसेंटेज से इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू दी नॉमिनल नेशनल इनकम। ये जो है ये एक बेसिक रीजन बन सकता है दोनों में डिफरेंस का। ठीक है, उसके बाद में रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सो दैट मीन्स कि पूरी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पर हेड कितनी इनकम अवेलेबल है उसे हम रियल पर कैपिटा इनकम कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर करेंगे, दैट इज चेंज इन नॉमिनल इनकम ओवर अ ईयर इज ऑन अकाउंट ऑफ
change in quantity of goods and services and change in price level. However, change in real income refers to change in quantity of goods and services only. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो इसका पॉइंट हमने लिखा, इसमें हमने बताया कि जो नॉमिनल इनकम है उसमें जो चेंज होता है वो किसके वजह से हो सकता है, वो हो सकता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, साथ ही साथ वो हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन दी प्राइस लेवल। लेकिन रियल नेशनल इनकम में जो चेंज होता है वो होता है ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, therefore a change of 14% in nominal income over the year is partly on account of 6% change in quantity of goods and services and remaining 8% must be on account of rise in जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, सो ये जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारी नॉमिनल नेशनल इनकम 14% से इंक्रीज हुई है, इसमें 6% का जो इंक्रीज है वो होगा किसकी वजह से, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज है उसकी वजह से, और बाकी का जो रिमेनिंग 8% है वो किसकी वजह से हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग 8% है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस लेवल। ऑल राइट, नाउ जो इसका एक और पार्ट था दैट इज रियल पर कैपिटा इनकम कितनी होगी या क्या होती है। ठीक है, सो रियल पर कैपिटा इनकम राइज इन रियल नेशनल इनकम माइनस राइज इन पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4%। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है कि जो पॉपुलेशन है वो 2% से इंक्रीज हुई, ऑल राइट, और जो आपकी रियल नेशनल इनकम है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, 6% से इंक्रीज हुई है। तो जब हमसे पूछा गया कि रियल पर कैपिटा इनकम का जो राइज है वो कितना हो या रियल पर कैपिटा इनकम क्या होगी, तो हम क्या बता रहे हैं कि भाई कितने से आपकी रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है और कितने परसेंटेज से आपका जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 6 - 2 हमने किया, तो ये आ गया आपके पास में 4%। 4% जो है वो हमारी रियल पर कैपिटा इनकम हो गई। ठीक है, या हम बोलेंगे रियल पर कैपिटा इनकम में राइज है, क्योंकि जो आपकी रियल नेशनल इनकम है उसका भी राइज हमारे पास में गिवन है एंड पॉपुलेशन का भी हमारे पास में क्या गिवन है, राइज गिवन है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम का जो राइज है वो कितना हो गया, 4% का हो गया। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ना, आई होप सो कि क्लियर हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, और काइंड ऑफ क्वेश्चन है आपके पास में, दैट मीन्स या तो आपको वो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसे आंसर करना है या फिर आपको इस वाले क्वेश्चन को आंसर करना होगा। क्या है ये क्वेश्चन, ये देखते हैं। गिव रीजंस एंड कैटेगरीज द फॉलोइंग इन स्टॉक एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, जो आपके पास में दो ऑप्शंस गिवन है, दो जो है आपके पास में आइटम्स गिवन है, एक है लॉसेस एक है प्रोडक्शन, और इन दोनों पर आपको बोला गया है कि आप जो हो इन्हें बताओ, इन्हें कैटेगराइज करो स्टॉक एंड फ्लो में, साथ ही साथ में रीजन बताओ कि आप क्यों बोल रहे हो ये स्टॉक या क्यों बोल रहे हो कि ये फ्लो है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉसेस की। लॉसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस की आप एक पर्टिकुलर डे पर फाइंड आउट करते हो कि आज मेरा लॉस इतना था, नहीं। अगर आप कोई भी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह बनाते हो तो उसमें आप जो पूरे ईयर का जो है प्रॉफिट बताते हो, पूरे ईयर का लॉस बताते हो कि इस ईयर में हमारा लॉस इतना था, इस मंथ में हमारा लॉस इतना था, राइट। सो दैट मीन्स कि जो आपके लॉसेस हैं वो आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है वो क्या आती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, सो लॉसेस इज अ फ्लो एज इट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये फ्लो क्यों है, क्योंकि ये कैलकुलेट किए जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पर। वही प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इज अ फ्लो एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या है, वो है आपका फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि ये भी क्या मेजर किया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप देखते हो कि पूरे मंथ में, पूरे ईयर में आपने जो है कितना प्रोडक्शन किया है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये दोनों चीजें क्लियर है। अब या तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर इसके जो अबव वाला क्वेश्चन था उसे आंसर करोगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा। एट प्रेजेंट आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपको जो है दोनों ही क्वेश्चन को क्या करना होगा, आंसर करना होगा। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन अब हमारे पास में, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹125 crores, नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 500 crores।
कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो आपके पास में क्या गिवन है, आपके पास में चेंज इन आई गिवन है, आपके पास में चेंज इन वाई गिवन है, और आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और चेंज इन वाई चेंज इन आई के बीच का लिंक क्या है? मल्टीप्लायर, राइट, के। ओके, तो के का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं इस वाले सेंस से लूं तो? सो दैट इज चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, विच विल गिव यू 500 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, फिर वहीं के का जो है एक और फॉर्मूला आता है किसके रिलेशन में? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रिलेशन में। दैट इज के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। अब इसे डिवाइड कर कर हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? के की। यहाँ से के की वैल्यू मिली, के की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और पूरा जो है कैलकुलेशन किया, पूरा जो इधर से उधर शिफ्टिंग है वो की, तो उसके बाद में आपको मिल जाएगी MPC की वैल्यू। ऑल राइट, तो कैसे आप चेंज इन वाई और चेंज इन आई की हेल्प से आपका MPC फाइंड आउट करने वाले हो? आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब इसका जो है प्रॉपरली सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या आपका जो है आंसर होने वाला है। So multiplier, that is K, is equals to change in income divided by change in investment, that is 500 divided by 125। तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास में 4। We also know that multiplier, that is K, is equals to 1 divided by 1 minus MPC, that is 4 is equals to 1 divided by 1 minus MPC। अब इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार देख लो। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 4 is equals to 1 divided by 1 minus MPC। इस पूरे 1 माइनस MPC को हम इस साइड लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, और 4 को जो है हम अपने डिनोमिनेटर में लाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक डिजिट को या एक जो हमारा नंबर है, या तो आप सिर्फ 1 या MPC को नहीं ले जा सकते हो, आपको पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना होगा। दैट वुड बी 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ऑल राइट, ये होगा कुछ आपका। उसके बाद में यहाँ से जो 1 है उसे हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये -1 करके। ऑल राइट, अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो। ये यहाँ से देखो माइनस MPC है, वो माइनस को भी प्लस मत करना, यहाँ पर जो पूरी कैलकुलेशन होगी उसके बाद में उसको हम प्लस करेंगे। अभी से उसका साइन मत हटाना, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ऑल राइट, तो अब इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? इसका आपको जो है प्रॉपर LCM लेना पड़ेगा। यहाँ पर LCM आपका 4 आ जाएगा। दैट वुड बी 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। क्या होगा ये? -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस MPC। अब ये जो है माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। MPC इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4 बचा, इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास में? 0.75। ऑल राइट, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये जो छोटी छोटी सी मैथमेटिकल चीजें हैं वो याद रखना अच्छे से। यहाँ पर अगर आप माइनस को प्लस कर देते तो आगे वाला आंसर आपका माइनस का आता, फिर वो सारी चीजें गलत हो जाती। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो है ये कैंसिल आउट होके प्लस बनेंगे। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। कैसे MPC की वैल्यू 0.75 आई है, आई गेस क्लियर हो गई है ये चीज आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास में इसी का जो है और वाला क्वेश्चन है। दैट मीन्स या तो आप वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर इसे आंसर करने वाले हो। क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन व्हाई। इकोलॉजिस्ट जो है, सॉरी इकोनॉमिस्ट जो है वो लोग बहुत ही कंसर्न्ड रहते हैं, एंड इवन ये चीज जनरली हमने देखी कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कंसर्न्ड होंगे अगर MPS राइज होता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों इकोनॉमिस्ट जो है वो कंसर्न्ड रहते हैं MPS के राइज से। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन क्या है स्टूडेंट्स। MPS में राइज होना दैट मीन्स कि लोग जो है सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं। ना बहुत ही क्लियरली हमें पता है कि जब कंजम्पशन कम होगा तो जो इनकम में इंक्रीज है वो भी कम होगा, क्योंकि जो मनी सेव किया गया है वो आइडियल रखा जाएगा, वो यूज में नहीं आएगा।
जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा स्टूडेंट्स, उतना ही ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, सो दिस क्लियरली मीन्स कि इकोनॉमी में जो सेविंग्स है, जो ओवरऑल सेविंग्स है, वो इंक्रीज हो रही है, जो कि सही नहीं है अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इसीलिए जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो इस चीज से एग्री नहीं करते कि एमपीएस शुड बी राइजिंग। ऑलराइट, तो अब इसके जो है प्रॉपरली हम लोग पॉइंट्स के थ्रू बता देते हैं कि क्या रीजंस हैं कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कंसर्न रहते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो से। So as we know, the sum of MPC and MPS is unity. Any increase in marginal propensity to save would lead to decrease in marginal propensity to consume. ठीक है, हमें पता है MPC और MPS का जो सम है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, दैट इज 1। अगर MPS बढ़ रहा है तो दैट क्लियरली मीन्स कि MPC कम हो रहा है। It means with the increase in income, lesser and lesser proportion of income is spent on consumption, ठीक है। और वही चीज जो अभी मैंने एक्सप्लेन की कि एमपीएस का बढ़ना, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि कंजम्पशन कम होना, ठीक है। As consumption is an important component of aggregate demand, if consumption falls, aggregate demand or expenditure falls, which will further lead to fall in equilibrium level of income in the economy, ठीक है। तो कंजम्पशन किसका पार्ट है, एडी का पार्ट है, और अगर कंजम्पशन फॉल हो रहा है सो दैट क्लियरली मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड भी फॉल होगी, जिससे कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो भी फॉल होगा, ठीक है। दैट मीन्स इनकम लेवल कम हो रही है ना, जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे उतनी ज्यादा जो है इनकम मल्टीप्लाई हो पाती है, बिकॉज वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम, ठीक है। तो इसीलिए जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जब कंसिस्टेंटली राइज होता है तो वो डिजायरेबल कंडीशन नहीं होती है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Given that national income is 80 crores and consumption expenditure is 64 crores, find out average propensity to save. When income rises to rupees 100 crore and consumption expenditure 278 crores, what will be the average propensity to consume and the marginal propensity to consume? ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पर तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास में गिवन है कि नेशनल इनकम कितनी है, 80 करोड़ की है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 64 करोड़ का है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। सेविंग्स हमारे पास में नहीं गिवन है, येट वी नो कि सेविंग्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन करेंगे तो आपकी सेविंग्स आ जाएगी, ठीक है। इनकम 80 हो गई, कंजम्पशन जो है वो 64 हो गया, और यहाँ पर इनकम 80 हो गई। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, एपीएस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में एपीसी फाइंड आउट करना है। एपीसी क्या होता है स्टूडेंट्स, एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होती है। और कौन सी वाली कंडीशन पे करना है ये देखना, जब इनकम राइज होकर 100 करोड़ बन जाती है और कंजम्पशन जो है वो राइज होकर 78 करोड़ बन जाता है, तो फिर उस टाइम पर आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी होगी ये हमें बताना है। दैट मीन्स अब आपका कंजम्पशन कितना है, अब आपका कंजम्पशन है 78 करोड़ और इनकम कितनी है, इनकम है आपकी 100 करोड़, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, एपीसी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। उसके बाद में आपको एक और चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज एमपीसी। एमपीसी को आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है। ऑलराइट, चेंज इन सी को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपकी जो है न्यू कंजम्पशन है 78, प्रीवियस कंजम्पशन या ओल्ड कंजम्पशन क्या हो गया, इनिशियल कंजम्पशन क्या हो गया 64, तो यहाँ पर आप करोगे 78 माइनस 64, और चेंज इन वाई क्या होगा, आपका जो है फाइनल इनकम हो गई 100 और इनिशियल वाली इनकम कितनी है 80, सो 100 माइनस 80, ठीक है। अब इसको माइनस कर कर और डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, एमपीसी की, ठीक है। तो इस वे में आप एपीएस, एपीसी और एमपीसी को करने वाले हो फाइंड आउट विद दिस गिवन
क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई गेस पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, कैसे जो है अब आपके वेरियस जो एग्रीगेट्स आपको गिवन है वो आप फाइंड आउट करने वाले हो। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाली सबसे पहले हमने सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम करके, दैट इज ये इनकम माइनस कंजम्पशन किया, 80 माइनस 64, सो दैट बिकम 16 एंड इनकम आपकी 80 हो गई। दोनों को डिवाइड कर दिया, 8 2s आर 16 एंड 8 10s आर 80, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया आपका 0.2 आ गया। ठीक है, यह आपके एपीएस की वैल्यू हो गई। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आपको मतलब कि जो इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है, व्हेन इनकम राइजेस टू 100 crores एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 78 crores। ठीक है, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0.78। ठीक है, 2 zeros हैं तो 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लग गया, दैट इज 0.78। और फिर जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग निकाल लेंगे, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करके, दैट इज 78 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80 कर दिया, सो दिस विल बिकम 14 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 7 2s are what? 7 2s are 14 and 7 10s are, sorry, not 14, I'm so sorry, 2 7s are 14 and 2 10s are 20। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो गया, ये हो गया आपका 0.7, दैट इज आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये हो गई आपकी 0.7। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये जो तीनों ही चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी उसे हमने कैसे फाइंड आउट किया है, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑल राइट, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट दी प्री रिक्विजिट्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, हमें क्या हाईलाइट करना है, प्री रिक्विजिट्स हाईलाइट करना है। किस चीज की प्री रिक्विजिट्स आपको हाईलाइट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंडिया में, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है, दैट मीन्स जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें हाईलाइट करनी है। इफ समवन वांट्स टू डू इन्वेस्टमेंट तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें बताना है। ठीक है, सो commercialization in infrastructure will allow private entrepreneurs to enter the market. The policy of subsidies needs to be replaced by pricing policies based on market forces for private sector। ठीक है, जो पॉलिसी है सब्सिडीज की उसे किससे रिप्लेस कर दो, उसे रिप्लेस कर दो प्राइसिंग पॉलिसी से जो कि मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड है प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो तो उसके लिए क्या किया जाए कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है उस चीज की जगह पर उसे रिप्लेस कर दिया जाए किससे, जो प्राइसिंग पॉलिसी है उससे, और प्राइसिंग पॉलिसी जो कि बेस्ड होगी, डिपेंडेंट होगी मार्केट फोर्सेस पर। ऑल राइट, देन पेइंग proper attention on the existing infrastructure and the anticipated demand is required because privatization will necessitate a demand oriented approach। ठीक है, तो क्या हमें मतलब कि गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर अटेंशन जो है क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एंटिसिपेटेड डिमांड है उस पर, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें क्या जो है नेसेसरली हम लोग देखेंगे डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच देखेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर उसी चीज को अंडरटेक करता है जिसकी डिमांड होती है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज हो सकता है जब प्रॉपर डिमांड हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज है यहाँ पर, देयर इज अ प्रॉपर नीड ऑफ एलोकेटिंग इट अमंग्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपरली जो है वो वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में एलोकेट हो। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा शेयर किसी को कम शेयर, जिसका जो भी प्रॉपर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जो है अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग उसका एलोकेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स ना हो। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसी का जो एक और पॉइंट एक और देख लेते हैं, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क इज नीडेड सो दैट देयर इज नीदर डायरेक्ट रेगुलेशन रिक्वायरमेंट
नॉर प्राइसिंग बिकम्स इनएफिशिएंट। ठीक है, क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी चीजें अंदर चल रही है वो प्रॉपरली बाहर भी दिखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ और बता रहे हो और अंदर जो है कुछ और चीजें चल रही है। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि जो डायरेक्ट रेगुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ना हो और ना ही जो प्राइसिंग है वो इनएफिशिएंट बने। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो सारी चीजें जो है वो सामने है, क्लियर है कि किसका कितना प्राइस है, क्यों नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। या फिर वो उस क्वेश्चन के अलावा आपके पास में एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर दी चैलेंजेस इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो अब या तो आपको वो क्वेश्चन को आंसर करना होगा या फिर आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, दैट इज हेल्थ सेक्टर के चैलेंजेस क्या है, क्यों हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना हमारा ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्यों हेल्थ सेक्टर आज की डेट में भी प्रॉपरली एफिशिएंट नहीं है, क्या चैलेंजेस है, हमें ये बताने होंगे। तो इसका आंसर देखो, पब्लिक हेल्थ रिफर्स टू द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। वी नीड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ ऑफ इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, हमारी जो पब्लिक हेल्थ है वो एक चैलेंज बनती है। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ का मतलब है पूरी कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो। ठीक है, और इंडियन कम्युनिटी में जो प्रॉपर पूरी जो पब्लिक हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोगों की, कुछ सेक्शंस की जो है कुछ एरियाज की जो है हेल्थ की बोल दो कि ये लोग बहुत हेल्दी हैं। पूरा जो है पब्लिक हेल्थ की जरूरत है। दैट मीन्स कि पूरी कंट्री की जो हेल्थ है वो एकदम जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इफ हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर हेल्थ सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब कि जो हेल्थ सर्विसेज है उसे जो है कुछ हैंड्स में ना रखे, वो जो है सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो हेल्थ सर्विसेज है वो पूरी की पूरी 100% डिसेंट्रलाइज भी नहीं की जा सकती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही हाई चार्जेस जो है वो चार्ज करेगा, हाई फीस चार्ज करेगा, जो कि जनरल पब्लिक के लिए, एक जो है मिडिल मैन के लिए, इवन जो मिडिल मैन के बिलो वाले जो इनकम लेवल ग्रुप्स हैं उनके लिए ये सारी चीजें अफोर्ड करना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जहां तक जितना जरूरी है उतना डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए ताकि हेल्थ सर्विसेज बढ़े। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन बराबर रहना चाहिए। गवर्नमेंट का जो है एक प्राइस रेंज हर एक चीज में मेंटेन करके रखना इज नेसेसरी। ऑलराइट, IT sector and telecommunication along with transport can play a major role in accessibility of health services. Eradication of poverty is essential for affordability of health services. ठीक है, IT सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, ये सब जो है ये भी किस चीज में हेल्प कर सकते हैं, ये भी जो है अच्छी हेल्थ में जो आपकी है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और जो मेजर चैलेंज है दैट इज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी जो है वो इरेडिकेट होगी, अगर पॉवर्टी एलिवेट की जाएगी तो ही जो है ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं वेरियस हेल्थ सर्विसेज को, और जब अफोर्डेबिलिटी होगी तो जो हेल्थ स्टेटस है वो काफी अच्छा मेंटेन्ड रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कंपल्शन बनता है हम लोगों के लिए। ऑल राइट, उसके बाद में वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस रूरल अर्बन डिवाइड एंड रिच एंड पुअर डिवाइड टू मेक हेल्थ केयर सिस्टम मोर इफेक्टिवली। ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने ये समझा है कि रूरल एरियाज में 70% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड करती है, येट वहां पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो सबसे कम मिलती है, और वहीं अर्बन एरियाज में देखो तो हेल्थ सर्विसेज काफी अच्छी और बहुत ही जो है एक बिग स्केल पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है इसे क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, इसे हटाया जाए। रूरल एरियाज में भी जो है प्रॉपर और अच्छी एफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वहां की पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है वो मेंटेन्ड रह सके। साथ ही साथ जो रिच पुअर डिवाइड है उसे भी रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है इफ वी वांट एफिशिएंट हेल्थ स्टेटस या एफिशिएंट हेल्थ सेक्टर इन आवर इकोनॉमी।
ऑल राइट, सो आई गेस ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन ईच। ठीक है, हमें 2 डिजीजेस बतानी है जो कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन से, तीनों में अलग अलग जो है क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसी डिजीजेस हमें बतानी है जो कि इनकी वजह से कॉज होती है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज है। एयर पोल्यूशन में क्या आएगा, एयर पोल्यूशन जो कि मेनली आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा, लंग कैंसर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिजीज। उसके बाद में वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आपका जो है, अगर आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से वेरियस काइंड ऑफ क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं आपके बॉडी में। बस उसी में से आपको कुछ बताना है, वो हमने लिख दिया, डायरिया एंड क्लोरिया। और नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो सुनने की दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप हेवी नॉइज में रह रहे हो तो धीरे धीरे जो आपकी हियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो कम हो सकती है। ठीक है, सो हियरिंग प्रॉब्लम्स एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो है ये भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हो सकता है। बिकॉज अगर कॉन्स्टेंटली आप नॉइस पोल्यूशन में, अगर आप कॉन्स्टेंटली लाउड नॉइज में रिसाइड कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको क्या होने लगता है, वो जो एक पीस है वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत बार होता है कि जब हम बहुत ज्यादा टाइम तक जो है बहुत तेज आवाज में कुछ भी सुनते हैं तो अपने आप ऐसा लगता है कि यार बंद करो, अब जो है बहुत सर भारी हो गया, या ये जो आवाज है वो चुभ रही है। राइट, तो ये अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो ये हाइपरटेंशन का एक रीजन बन सकती है। बिकॉज एक जो पीस होता है वो एक पर्सन को नहीं मिलता है। ठीक है, एक शांति वाली चीज नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन क्रिएट हो सकता है। तो ये जो है दो हमने क्या लिख दी, दो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, दो जो डिजीज है जो कि इन दिनों पोल्यूशन की वजह से अराइज होती हैं, वो हमने बता दिए। ठीक है, आप इनके अलावा और कोई डिजीज भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही डिजीजेस लिखनी है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट इज रियल जीडीपी, स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रियल जीडीपी क्या होता है। उसके बाद में आपको 3 मेजर्स या 3 जो है हमारे ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो कि बताते हैं कि जीडीपी एज अ वेलफेयर क्या है, एक लिमिटेशन है। हम जीडीपी को एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर यूज नहीं कर सकते, तो उसके क्या रीजंस हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं, उसके आपको 3 पॉइंट्स बताने होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रियल जीडीपी आता है। रियल जीडीपी क्या होता है, वो जीडीपी जो कि मेजर किया जाता है बेस ईयर के प्राइसेस पर, उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ऑल राइट, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन ईयर का आप कौन से प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हो, बेस ईयर के प्राइसेस पर, तो उसे हम जो है कहते हैं रियल जीडीपी। ऑल राइट, अब आपको 3 लिमिटेशंस बताने हैं ऑफ जीडीपी एज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो देख लेते हैं 3 लिमिटेशंस। मेनी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ठीक है, जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है वो एक लिमिटेशन है। ऑल राइट, ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है काफी एसेंशियल एक्सचेंजेस है, काफी जरूरी एक्सचेंजेस है, बट ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, बिकॉज दिस लीड्स टू द अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। उसके बाद में आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके किसी भी एक्शन की वजह से किसी थर्ड पार्टी पर कोई भी काइंड ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना इज नोन एज एक्सटर्नलिटी। ठीक है, एंड यू आर नॉट पैनलाइज्ड और अवॉर्डेड फॉर दी सेम। ठीक है, इसे हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। ये भी जो है आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, अगर आपके कोई भी एक्शन की वजह से कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और अगर आपके किसी एक्शन की वजह से एनी काइंड ऑफ हार्म जो है वो कॉज हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है। उसके बाद में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हमने यहाँ पर लिखा, या फिर इसकी जगह पर हम दूसरे भी जो चीजें हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर लिख दिया। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजर।
ऑलराइट, दैट इज, हो सकता है कि आपका जो जीडीपी है वो राइज हुआ है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजर, बट हमारा एक, हम ये बोलेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर की वजह से अगर जीडीपी राइज हुआ है, सो दैट इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है। या फिर इसकी जगह पर लिख देंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑलराइट। तो ऐसे जो है आप कोई भी जो हमारे वेरियस जो लिमिटेशंस है उनमें से आप कोई भी 3 लिमिटेशंस यहाँ पर लिखने वाले हो। और ये क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्योंकि आपके 2 मार्क्स का है, इसलिए आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हो, ठीक है। अगर यही ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का पूछा जाता, तो आप यहाँ पर जो 3 आपके लिमिटेशन लिख रहे हो उन्हें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की जरूरत होती, बट दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, इसके लिए यहाँ पर हम जो है ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर इसका एक और वाला क्वेश्चन है, दैट मीन्स या तो आप वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आंसर करोगे या फिर ये वाला क्वेश्चन आंसर करोगे। इसे भी देख लेते हैं कि क्या गिवन है हमारे पास में। गिविंग रीजंस एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। आपके पास में ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इन्हें आपको बताना है कि आप कैसे ट्रीट करने वाले हो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। क्या चीजें गिवन है, फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल, और इसका बी वाला है इंटरेस्ट और कार लोन पेड बाय अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। अब इसमें से आपको ये भी बताना है कि आप किसे इंक्लूड कर रहे हो किसे नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ रीजन भी बताना है कि आप क्यों इंक्लूड करोगे और क्यों नहीं करोगे। देखो स्टूडेंट्स, ये चीज हमें इनकम मेथड से बतानी है। खैर इनकम मेथड वहां पर नहीं भी लिखा होता तो भी हमारा अप्रोच सेम ही होता, ऑलराइट। अब जो इंटरेस्ट लिया, जो कार लोन ली गई है, ठीक है, जो कार खरीदी गई है उस पर जो लोन लिया है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो कार आपने कंजम्पशन पर्पस, आपके खुद के कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदी है या प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट वाला है कि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है कार लोन पर बाय एन इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है दैट मीन्स कि ये जो है ये कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदी गई कार है, ऑलराइट। सो दैट मीन्स कि ये जो है ये आपका इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। वहीं अगर हम बोले कि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, तो क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी का नाम आ गया है, एक कंपनी जो है हमारे पास में टर्म आ गई है, इसलिए हम यही चीज अज्यूम करेंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए होगी। अगर सिर्फ यहाँ तक होता इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय गवर्नमेंट, तो हम ये समझते कि हो सकता है कि ये कंजम्पशन पर्पस के लिए हो, फिर हमारा आंसर होता कि अगर ये कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदी गई है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदी गई है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी क्लियर है हमारे सामने कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ने खरीदी है, दैट मीन्स वो चीज इंक्लूड होगी, क्योंकि एक कंपनी अगर खरीद रही है तो दैट मीन्स कि वो आगे जो है प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही खरीदी गई होगी, ठीक है। इसलिए आपका जो बी वाला है वो इंक्लूड होगा आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ऑल राइट। सो ए में हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। और वहीं इसका बी देखें तो इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी is included in the national income because it is taken for production purpose. All right, so I guess clear हो गई है आप लोगों को ये जो हमारे दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही जो हमारे पॉइंट्स गिवन थे ये, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव सम एविडेंस टू प्रूव दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव्ड इन इंडिया। क्या आप कोई एविडेंस दे सकते हो ये चीज प्रूव करने के लिए कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है, वो इम्प्रूव हुआ है इंडिया में। तो अब एविडेंस कैसे दोगे स्टूडेंट्स? एविडेंस सीधी सी बात है कि आप कुछ फिगर्स बताओगे कि देखो पहले कुछ ईयर का आप फिगर बता दोगे कि इस ईयर में इतने जो है हमारे पास में हॉस्पिटल्स या बेड्स डिस्पेंसरीज ये थी, कुछ जो है करेंट ईयर के आसपास का जो कुछ फिगर्स है वो बता दोगे, ठीक है। अब ये जो आप पूछते हो कि मैडम ये टेबल
टेबल जो है ये कहाँ यूज होंगे, जो हम लोगों ने अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वेरियस टेबल्स पढ़े हैं, जो कि आप लोग बोलते थे जब मैं पढ़ाती थी तब भी कि मैडम ये टेबल्स जो है इन्हें याद करके क्या करना है, ये कहाँ यूज होंगे, तो वो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन अब जो हम लोगों ने देख लिया क्या है, अब इसका जो आंसर है ये देखते हैं। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट that health infrastructure in India has improved. It can be improved from the statistics given below. It can be proved from the statistics given below. ठीक है, तो ये ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है इंडिया में। हम बिल्कुल जो है अनडाउटेडली बोल सकते हैं कि येस इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव्ड, और उसे हम प्रूव कर रहे हैं कुछ इन स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, देखते हैं क्या चीजें हैं। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, आइटम्स गिवन है 1951 हमने लिया, 1981 हमने लिया, एंड 2000 लिया। ठीक है, ये कुछ ईयर्स की हम लोग जो पूरी हमारे पास में फिगर्स है वो ले लेते हैं। तो हॉस्पिटल्स इफ वी टॉक इन 1951 तो ये थी कुछ 2694 समथिंग, और वहीं हम 2000 की बात करें तो ये थी आपकी कुछ 15888। ऑलराइट, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, बेड, सो इन 1951 ये कितनी थी, 1,17,000 एंड 1981 की बात करें तो ये 5 लाख समथिंग हुई, एंड 2000 में दे हैव बिकम टिल 7 लाख। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी बनाऊंगी इन चीजों को। अगर एग्जैक्टली ये फिगर्स रिमेंबर रखना मुश्किल है ना, तो क्या करो, 7 लाख समथिंग है, 7 लाख याद रखो कि भाई 7 लाख समथिंग समथिंग होगा वो, तो यहाँ पर जो है अप्रोक्स लिख दिया जाएगा। ठीक है, आप जो यहाँ पर बताओगे उसमें भी क्या लिख दो कि अप्रोक्सीमेटली जो है हम ये फिगर्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप जो है उस चीज को डिफाइन कर दो कि जो भी फिगर्स लिए गए हैं दे आर टेकन टू द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन। ऑलराइट, तो जो है आप अप्रोक्सीमेट कर कर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं नहीं बोलूंगी कि आपको जो है ना बिल्कुल एक एक जो नंबर है वो याद होना चाहिए। ऑलराइट, अप्रोक्सीमेट करके लिख दो, द टीचर द एग्जामिनर विल कंसिडर दैट आंसर। ऑलराइट, फिर उसके बाद में डिस्पेंसरीज, तो दिस वुड बी 6600 थी 1951 में, 2000 में बात करें तो दैट हैव बिकम टू 23,000। और ये 3 ईयर को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर 2 ईयर्स भी याद है तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन ये रख लेना कि जो थोड़ा सा जो सबसे नजदीक वाला ईयर है हमारा वो देख ले, मतलब कि ये नहीं कि आपने 1981 को याद रख लिया, 2000 को याद रख लेना। ऑलराइट, देन PHCs दैट इज पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात करें तो 1951 में ये कुछ 725 थे, वही 2000 में बात करें तो दे हैव इंक्रीज्ड टू 22,842। ठीक है, उसके बाद में सब सेंटर्स जो है वो 1951 में थे ही नहीं, यहाँ देखें तो 2000 में 13,000 थे। ऑलराइट, सॉरी नॉट 13,000, 1,37,000। अब ये देखो 1951 में है ही नहीं और 2000 में जो है डायरेक्टली वो 1 लाख के आसपास चलेगा। CHCs जो है वो 1951 में नहीं थे, एंड 2000 में बात करें सो ये जो है आपके 3043 हो गए। ठीक है, तो इन फिगर्स से क्लियर हुआ हमें कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स, और ये तो सिर्फ हमारे पास में 2000 तक का डेटा है। इफ अगर हम बात करें तो 2000 से लेकर 2021 तक जो है ये चीजें और भी ज्यादा इम्प्रूव हुई होंगी। ठीक है, तो ये इन सारे फिगर्स से हम इस चीज को बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, सो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, PHCs, CHCs all have increased many times during 1951 to 2000. All right, so I guess ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में केस बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुल एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 गिवन बिलो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो हमें आंसर करने होंगे कुछ फॉलोइंग टेक्स्ट जो गिवन है हमारे पास में। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आपको केस स्टडीज में क्या करना है, आपके क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में केस स्टडी पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी से अपना 8 और 9 क्वेश्चन जो है उसे पढ़कर आ जाते हैं और फिर वापस इस केस स्टडी पर आएंगे और इसे जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी सी केस स्टडी गिवन है हमारे पास में यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी सी केस स्टडी से घबराने की जरूरत नहीं, हम जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गिव 3 रिकमेंडेशन टू इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन हाउ इट कैन गेट अ बेटर सॉफ्ट।
पावर, ठीक है। 3 रिकमेंडेशन बतानी है हमें इंडिया के लिए, जो कि हमारे जो हमने पूरा रीड करेंगे उसके बेसिस पर बताना होगा, जो कि बेटर होगी सॉफ्ट पावर को, जो कि सॉफ्ट पावर को बेटर करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। ऐसी 3 रिकमेंडेशंस हमें बतानी होगी। उसके बाद में जो 9th वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट स्ट्रैटेजीज हैज इंडिया अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग इट्स सॉफ्ट पावर, मेंशन एनी 3, ठीक है। और हमें ये बताना है कि इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की है, अडॉप्ट की है उसकी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए। कोई 3 जो है स्ट्रैटेजीज हमें बतानी होगी। तो अब जो है इस पूरा जो हमारा केस स्टडी है इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास में गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। चाइना विद its military might and strong economic presence is considered one of the most influential states of today's world stage by many experts. India, on the other hand, with its constant growth since the 1990s, is regarded as a rising power, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि भाई जो चाइना है उसकी जो मिलिट्री है और जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो ये कंसिडर किया जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेट आज की वर्ल्ड में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है फ्रॉम 1990s, तो बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट ग्रोथ इंडिया जो है वो रिगार्ड किया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है एज अ राइजिंग पावर, ठीक है। The rise in these two states brings a change to the existing world order, which makes it essential to examine their policies and actions since they affect not just the Asian subcontinent but the majority of the world, ठीक है। तो जैसे जैसे ये दोनों जो स्टेट्स हैं दैट इज इंडिया एंड चाइना जो है ये राइज हो रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड का ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, उसमें जो है चेंज लाने की जरूरत है, चेंज हो रहा है वो, ठीक है। बिकॉज ये जो दोनों हैं जो इंडिया एंड चाइना है ये सिर्फ और सिर्फ एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो है चेंजेस नहीं ला रहे हैं, एशियन सब कॉन्टिनेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी जो वर्ल्ड है हमारी जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। One method to do the same can be through the exploration of their foreign policies and diplomacy. A state's foreign policy and diplomacy dictate the state's politics, power and position in the global order, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा जिसमें कि हमने देखा इंडिया, चाइना, इंडिया के बारे में और जो बाकी की जो वर्ल्ड है उसके बारे में थोड़ी चीजें। नाउ डिफाइनिंग सॉफ्ट पावर। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट पावर, इसे देखते हैं हम, ठीक है। Power in diplomacy refers to the ability to influence or direct other states to act in ways that might be beneficial to one's national interest, ठीक है। अब जो पावर है डिप्लोमेसी में उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो इंडिया जो है उस इंडिया के पास में पावर है डिप्लोमेसी में, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में जो है पावर है, तो इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है दूसरे सारे स्टेट्स को, दूसरे सारे नेशंस को कि वो जैसा ये कह रही है वैसा वर्क करे, उस डायरेक्शन में वर्क करे। और इंडिया जो भी इन्फ्लुएंस करेगी, जो भी वर्क करवाना चाहेगी वो खुद ही के इंटरेस्ट में हो, ऐसा जो है माना जाएगा या ऐसा जो है कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। This definition helps understand the role of diplomacy in influencing foreign policies and the nature of power in international relations, ठीक है। ये जो definition है किस चीज में हेल्प कर रही है, डिप्लोमेसी का जो रोल है किस चीज में, influencing foreign policies and nature of power in the international relation, ठीक है। डिप्लोमेसी का रोल जो वेरियस फॉरेन पॉलिसीज है उन्हें इन्फ्लुएंस करने में, और जो नेचर है, नेचर किस चीज का, पावर का इन द इंटरनेशनल रिलेशन, उसे जो है ये बताता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ पावर इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एंटिटीज, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर, ठीक है। तो ये जो पावर है स्टूडेंट्स इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर, ऑलराइट। However, in this paper, the focus will be on the soft power, which forms a part of smart power, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल या ये जो पूरा पेपर हमारे पास में गिवन है, दैट मीन्स ये जो केस स्टडी गिवन है उसमें जो फोकस है वो सॉफ्ट पावर पर होगी, एंड सॉफ्ट पावर जो है वो हम एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट पावर है, ठीक है। स्मार्ट पावर का एक पार्ट बोल सकते हैं। इफ यू आर प्लेइंग सॉफ्टली दैट मीन्स यू आर प्लेइंग स्मार्टली, ठीक है।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीजें हैं। American political scientist Joseph Nye discussed the need for the shift from the prevailing hard power policies in the contemporary world due to rise of transnational actors, globalization driven interdependent economies, changing nature of military technology and resurgence of nationalism among other political problems। ठीक है, तो जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जोसेफ, वो डिस्कस करते हैं कि हार्ड पावर से जो है शिफ्ट करना जरूरी है। ठीक है, दिस इज नेसेसरी एंड दिस शुड बी डन। और वो इसलिए क्योंकि आज की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें जो सारी इकोनॉमीज है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो मिलिट्री एक्सचेंजेस है, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, सभी नेशंस की क्या है, काफी स्ट्रांग बनती जा रही है। ओके, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह, resurgence of nationalism among other political problems। ठीक है, he introduced an alternative in the form of soft power। और इन्होंने क्या अल्टरनेटिव चूज किया, हार्ड पावर से आप कहाँ शिफ्ट करोगे, तो इनका कहना है कि आप जो हो सॉफ्ट पावर में जो है ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। he defined it as the ability to get what one's want through persuasion or attraction rather than coercion। ठीक है, तो इन्होंने जो सॉफ्ट पावर है उसे कैसे डिफाइन किया, उसे डिफाइन किया है एक एबिलिटी जिसमें कि एक पर्सन को जो चाहिए वो ले लेगा, कैसे, परसुएड करके। ठीक है, इन्फ्लुएंस करके, अपनी बातों से मना के, बातचीत करके, बिना किसी लड़ाई के जो है आराम से शांति से डिस्कशन करके एक नेशन को जो चाहिए वो उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को ले लेगा, वो अपनी बात बनवा लेगा, वो जो पॉलिसीज चाहते हैं वो करवा लेंगे। ठीक है, सो दिस इज सॉफ्ट पावर। दैट मीन्स बिना लड़ाई के जो है आप किसी भी एक नेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या आप जो हो आपको जो भी पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे हो। ऑल राइट, ये होता है सॉफ्ट पावर अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई। It is based on the belief that on occasions mutual understanding, growth and harmony makes a state's power seem more legitimate and less threatening compared to the use of hard power. Thus the state is likely to encounter less resistance against its demand or wishes। ठीक है, तो ये जो है सॉफ्ट पावर जो है वो कौन से बिलीफ पर बेस्ड है, सो दैट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, ग्रोथ है, हार्मनी है, और जो हार्ड पावर से जो थ्रेट होता है, ठीक है, जो हार्ड पावर से जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उन सब को सॉफ्ट पावर क्या करती है, क्योर करती है। ठीक है, सॉफ्ट पावर जो है वो काफी अबव आएगी आपके हार्ड पावर के। A state's soft power usually rests on three resources: its cultural attractiveness, its political values, and its foreign policies, all of which legitimizes the state as the trustworthy and capable partner। ठीक है, तो जो सॉफ्ट पावर है स्टूडेंट्स वो तीन रिसोर्सेज पर बेस्ड है। क्या है वो तीन चीजें, दैट इज कल्चरल अट्रैक्टिवनेस है, पॉलिटिकल वैल्यूज है और फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, किसी भी नेशन की ये तीन चीज जो है इन पर बेस्ड होती है जो सॉफ्ट पावर्स हैं वो। ऑल राइट, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये हेल्प करता है ये इस चीज को लेजिटिमेट करने में, या जो है इस जो आपकी सॉफ्ट पावर है उसे इन्फ्लुएंस करने में, बिकॉज ये जो है एक स्टेट को ट्रस्टवर्दी और केपेबल पार्टनर में कन्वर्ट करता है, या ट्रस्टवर्दी जो है पार्टनर बनाता है। ठीक है, इंडिया एंड चाइनाज सॉफ्ट पावर। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की सॉफ्ट पावर के। Records of ancient India's engagement with other states through trade and other forms of cultural exchange similar to the ancient Chinese civilization can be presented as an early example of long existence of soft power diplomacy in human societies। ठीक है, जो इंडिया का engagement है दूसरे states के साथ में in the form of trade और other form of जो cultural exchanges हैं उनमें हम बोल सकते हैं जो कि सिमिलर है किसके, चाइनीज सिविलाइजेशन से। तो ये एक प्रेजेंट किया जा सकता है एक अर्ली एग्जाम्पल किस चीज का,
लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का, ठीक है, इंडिया की जो लॉन्ग एग्जिस्टिंग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसका जो है एक एग्जांपल हम इसे बता सकते हैं. दिस इज परहैप्स व्हाई द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर can often be found in Southeast Asian states, while some of the other states in the region carry the influence of Chinese civilization and culture. The ties of ancient cultural roots provide a useful tool for soft power. ठीक है, और ये जो सॉफ्ट पावर है इसी का एक इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं कि कुछ जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहां पर इंडिया का कल्चर का डोमिनेंस, या हम बोलेंगे इंडिया का कल्चर देखने को मिलना. ठीक है, वहीं कुछ जो कुछ स्टेट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं, वहां पर आप चाइनीज सिविलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है ये देखते हो. ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं. The cultural similarities and shared colonial experiences create a bond based on faith and understanding among the general citizens and sometimes governments as well. China, realizing this potential, promotes the exchange of research, art, growth in trade, business and more. India, however, has failed to strengthen their cultural ties and roots with its Southeast Asian counterparts other than the non-alignment movement started by Nehru right after independence. Some attempts were made through the Look East and subsequently the Act East policy by Narasimha Rao and Narendra Modi respectively. But a noticeable change has been seen through the projection of India as the birthplace of Buddhism. India has used this to its advantage to build stronger ties with states in Southeast and East Asia. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर हमारे पास में पूरा पैराग्राफ गिवन है इसमें हमें पहले बताया गया कि भाई जो इंडिया है वो पहले फेल हुआ जो उसका कल्चरल टाइज है उसे स्ट्रेंथन करने में. ठीक है, फिर धीरे धीरे बताया गया कि क्या किसके जो है अटेम्प्ट्स की वजह से थोड़ा बहुत जो है हम वापस कहाँ आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं, एंड जो हमारे ये जो कल्चरल टाइज है या वेरियस जो हमारे टाइज हैं वो बढ़ रहे हैं विथ वेरियस नेशंस. ऑलराइट, फिर उसके बाद में आता है एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम इज द एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन ऑफ द महाबुद्धि टेम्पल एंड द रीबिल्डिंग ऑफ Nalanda University. The latter was a successful project as a symbol of historical cultural ties in Asia and saw financial contributors from Japan, China, Thailand, Singapore, South Korea and several other Asian states. ठीक है, और इसका जो है एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं महाबुद्धि टेम्पल और जो रीबिल्डिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी थी. नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसका जो रीबिल्डिंग था उसने काफी जो है नेशंस को अट्रैक्ट किया एज इट इज द सिंबल ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज. ठीक है, और काफी नेशंस लाइक जो जापान हो गया, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन और भी जो अदर एशियन जो स्टेट्स हैं इन्होंने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी किया फॉर द रीबिल्डिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इस वे से जो है आप अपने टाइज बढ़ा सकते हो, अपना जो कल्चरल स्टेट है उसे टाई कर सकते हो, अपना जो सॉफ्ट पावर है उसे आप बढ़ा सकते हो. ठीक है, compared to its neighbor China, the Indian state since its independence has consistently made use of soft power diplomacy. ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए चाइना को, द इंडियन स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो है कंसिस्टेंटली अपनी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है इसे यूज कर रहे हैं. Past policies show that India, since its independence, has shown more inclination towards soft power, unlike China. ठीक है, तो इंडिया जो है वो सॉफ्ट पावर में ज्यादा जो है क्या है इन्वॉल्व है एज कंपेयर्ड टू चाइना. Even though the state shifted focus to soft power diplomacy, much later the concept rapidly rose to popularity in the mid-2000s and now acts as an integral part of Chinese foreign policy. All right, so I guess इतनी चीजें क्लियर है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पर. द स्टेट वांटेड टू यूज द पॉपुलैरिटी ऑफ चाइनीज आर्ट, कल्चर, क्यूजीन, आर्किटेक्ट एंड हिस्ट्री to promote Chinese cinema, literature, businesses and education and soften its image abroad. ठीक है, some of their efforts for the same can be seen through the construction of several hundred
institutes around the world to teach their language and culture, and the promotion of Xinhua News Agency, the official state news service, to counter Western propaganda. ऑल राइट, तो ये कुछ जो है चाइनीज की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताई गई है. Then these efforts have proved to be only partially successful, as they did not do much to soften their public image. Similarly, Indian culture also enjoys significant popularity around the world, which empowers the state's soft power diplomacy. Indian cuisine, fashion, sports, classical music, classical dances, cinema, academics, books, healthcare, spirituality, and more enjoy popularity globally, which positively impacts the state's image. ठीक है, so as compared to China, इंडिया की जो सारे कल्चर हैं वो जो है ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं अराउंड दी वर्ल्ड, जो कि जो इंडिया की इमेज है उसे स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर रहे हैं. But the key difference here lies in the fact that the Indian culture centers are far few in number, and the popularity of Indian culture and its attributes have seen popularity naturally and through Indian immigrants rather than through a mixture of immigration and government effort. The Indian government fails to make use of the potential through state promotions. ठीक है, तो ये जो सारी आप पॉपुलैरिटी देख रहे हो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है. दिस हैज हैपेंड मेनली ड्यू टू द इमाइग्रेशन, जो इंडिया के लोग बाहर जाकर रिसाइड कर रहे हैं तो वो जो अपना कल्चर है वो वहां पर दिखाते हैं एंड पीपल लव दैट, एंड वो जो है अपने जो इंडिया का कल्चर है उसे क्या कर रहे हैं, उसे पॉपुलर बना रहे हैं एंड जो लोग हैं वो उसे पसंद कर रहे हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट का इसमें रोल है वो काफी कम है, विच इज हम बोलेंगे कि एक जो है सैड पार्ट है इस पर्टिकुलर पूरी हमारी जो पिक्चर है इसका. ठीक है, then the current administration instead has chosen to promote India's soft power through different avenues. The administration continues to depict India's affinity for soft power through consistent foreign state visits, where the Prime Minister makes concentrated efforts to project India's culture, economic growth and development. ठीक है, लेकिन अभी कुछ हम देख रहे हैं कुछ टाइम से जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसे इंक्रीज किया जा रहा है, उसे जो है पॉपुलर बनाया जाता है डिफरेंट एवेन्यूज की हेल्प से. जैसे कि जो कांस्टेंट हम देखते हैं फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि अलग अलग हर जगह पर जब फॉरेन विजिट करते हैं तो अलग अलग जो कल्चर है हमारे वो वहां पर शो करते हैं, विच इज लव्ड बाय द पीपल. ठीक है, this projection of India's soft power comes through strategic plans used to mitigate anxieties about India's rise, improve the state's image, attract investment and tourists, and also overcome the weakness in their hard power diplomacy. The current administration's key soft power resources include Buddhism, yoga, and the Indian diaspora and businesses. The state has made use of these tools to increase foreign investment and consistently improve the state's image abroad. ठीक है, तो जो current administration है उनके जो soft power resources के कुछ की हम basis बताएं, so that are Buddhism, yoga, Indian diaspora और businesses जो है ये. ठीक है, और इनकी हेल्प से वेरियस काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है अट्रैक्ट किया गया है. ऑल राइट, डिस्पाइट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर एसेट, द स्टेट स्टिल falls short due to overestimation of its soft power attraction, a serious dearth of infrastructure and domestic investment, and proper promotion of its plethora of assets. This is where India seems to lag behind China, the most crucial factor being the lack of capacity and monetary resources to match China's investment into soft power. As a state with strong economy and the world's largest holder of foreign exchange reserve, China's strongest asset is its expenditure of money. Estimates suggest that China spends nearly $10 billion annually on soft power diplomacy. ठीक है, इंडिया और चाइना मतलब कि हम जो है चाइना से इतना सब कुछ करने के बाद भी चाइना से हम क्यों लैग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम मॉनेटरी जो है पावर्स, मॉनेटरी रिसोर्सेज. ठीक है, जो चाइना है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करती है एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड इंडिया जो है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है. ठीक है,
Their extensive expenditure on their soft power assets can be seen in the multiple new initiatives that the current administration has introduced, such as Asia Pacific Dream, the 21st Century Maritime Silk Road and more. ठीक है, तो जो चाइना की सॉफ्ट पावर है वो हम देख सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, कि जो कि चाइना जो है यूज करती है, चाइना जो है ये सारे इन्वेस्टमेंट्स करती है। ठीक है, जैसे कि कुछ ये यहाँ पर आया हमारा एशिया पैसिफिक ड्रीम, ठीक है, द सिल्क रोड, ये सारी चीजें, तो इनमें इन्वेस्ट करके जो है चाइना एक अपर हेड पर आ जाती है इंडिया से। ऑल राइट, then while the two states start on similar footing when it comes to their existing resources of soft power, China's investment creates a massive difference। ठीक है, तो वैसे देखा जाए अगर सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंजेस या मॉनेटरी रिसोर्सेज को हटाएं तो इंडिया चाइना जो है वो सिमिलर जो है उस पर चल रहे हैं, लेकिन जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो काफी जो है एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। However, India's democratic nature presents it with a benefit over its neighbor in the East. India's democratic values and openness makes it a more trustworthy and dependable partner. But for China, despite huge investment, the success of Chinese businesses and the popularity of Chinese culture, the state still lacks in terms of soft power diplomacy, primarily due to undemocratic nature। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चाइना का इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह है, फिर भी इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है एक अपर हैंड पर देखने को मिलता है। रीजन बीइंग इंडिया की जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, जो डिपेंडेबल पार्टनर बनाया जा सकता है इंडिया को, इस वजह से। वहीं चाइनीज का अगर हम देखें, अगर हम चाइना का देखें तो वहां पर जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, जो चाइनीज बिजनेसेस हैं उनका ह्यूज सक्सेस है, चाइनीज कल्चर का जो है काफी पॉपुलैरिटी है, येट बिकॉज ऑफ द अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ चाइना जो है वो इंडिया से जो है थोड़ी सी हम बोलेंगे कि नीचे आती है इन द केस ऑफ सॉफ्ट पावर। ठीक है, द एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ चाइनीज अथॉरिटीज, देयर सेंसरशिप, क्लैंपिंग डाउन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ग्रोइंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन Xinjiang makes their soft power diplomacy seem inconsistent with domestic realities। ठीक है, जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो इनकंसिस्टेंट लगती है किसके साथ में, जो डेमोक्रेटिक रियलिटीज है उसके साथ में। ठीक है, जो चाइना के अंदर होता है उसके साथ में, जो चाइना में राइट टू स्पीच नहीं होना, जो वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम नहीं होना, तो इन सब की वजह से जो है ये थोड़ा सा मिसमैच करता है और इसी की वजह से चाइना जो है उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है इन द केस ऑफ सॉफ्ट पावर वाली चीज अगर हुई तो। ठीक है, So China hopes to solve issues such as South China Sea dispute through soft power to become a preferred partner to Taiwan, Malaysia, the Philippines and Vietnam। ठीक है, तो चाइना जो है वो होप करती है और वो सॉल्व करती है इश्यूज को, लाइक जैसा कि जो ये है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, इसको सॉफ्ट पावर की हेल्प से, ताकि जो वेरियस जो आसपास वाले जो भी स्टेट्स हैं वो चाइना को एक प्रिफर्ड पार्टनर मान सकें। ठीक है, जैसे कि ये ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब। बट दे फेल टू रियलाइज दैट इट्स इनकंसिस्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड सिक्रेटिव नेचर ऑफ फंक्शनिंग मेक देम अ हार्ड पार्टनर टू ट्रस्ट एंड डिपेंड ऑन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज अमंग अदर्स डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज। Soft power cannot be bought, it needs to be earned without unnatural interference from the state. For China, this would mean loosening restrictions at home and reducing attempts to control opinion abroad। ठीक है, तो जो ये चीज है सॉफ्ट पावर है उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे अर्न करने की जरूरत है। एंड चाइना की जो डोमेस्टिकली जो चीजें होती है उन चीजों को देखकर जो है, जो सिक्रेटिव नेचर है, जो चाइना के जो भी डोमेस्टिक चीजें हैं उनके बारे में कंप्लीटली किसी को नहीं पता होना, इन सब की वजह से जो है चाइना जो है वो सॉफ्ट पावर, या हम बोले कि एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर जो है वो नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो एज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सॉफ्ट पावर है वो खरीदी नहीं जा सकती है, वो मॉनेटरी टर्म्स पे चाइना नहीं परचेज कर सकती, उसे नहीं खरीद सकती है। सॉफ्ट पावर जो है वो अर्न करने की जरूरत है। ठीक है, और वो अर्न ही की जा सकती है।
On the other hand, India, as the world's largest democracy and the representative of democratic values, gained the trust and respect of other states, but India's poor human development indicators, increasing human rights violations along with increasing tensions in Kashmir have become reasons of concern. This causes loss of trust from other states and therefore loss of trust in its soft power assets. ठीक है, वही अगर हम दूसरे हैंड पर बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, ठीक है, जो कि जिसने की गेन किया है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अदर स्टेट्स से। लेकिन कुछ जो इंसिडेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया का जो है पुअर हेल्थ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो इंक्रीजिंग ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और जो इंक्रीजिंग टेंशंस ऑफ कश्मीर है, ये सब जो है ये रीजन बनते हैं कंसर्न के, और इन सब की वजह से जो अदर स्टेट्स हैं वो एक बैक स्टेप लेते हैं इन जो है ट्रस्ट वगैरह करने में, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हो गई हमारी सॉफ्ट पावर से रिलेटेड। ऑल राइट, सॉफ्ट पावर से चीजें हमने जो है सारी पढ़ी, इंडिया चाइना का जो है वेरियस डिफरेंसेस और ये सब कुछ पढ़े। अब जो है 8 और 9 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं इसी पर्टिकुलर के बेसिस पर। क्या है हमारा 8 वाला क्वेश्चन? गिव 3 रिकमेंडेशंस टू इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन हाउ इट कैन गेट अ बेटर सॉफ्ट पावर। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, पूरा जो चीजें हैं, जो लेक्यूनास थे, जो अच्छी चीजें सब कुछ पढ़ ली। अब हमने जो रीड किया है उसके बेसिस पर हमें 3 रिकमेंडेशंस बताने हैं जिसकी हेल्प से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि हम क्या बता रहे हैं। देखो, सबसे फर्स्ट हमने बताया इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट फर्दर इन इट्स सॉफ्ट पावर रिसोर्सेज बाय रिसोर्टिंग हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, ठीक है। तो इंडिया जो है उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है जिससे कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो इंप्रूव हो सकती है। जैसे कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उन्हें रिस्टोर करने में, उन्हें जो है रीबिल्ड करने में, उनका रेनोवेशन वगैरह करने में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है वो बिल्ड करने में, इन सब से जो है वेरियस जो कल्चर का क्या होगा, कल्चर इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। द Act East policy needs to be backed by stronger engagement with the states in Southeast Asia by promoting their similar roots and tapping into their shared colonial experiences, ठीक है। Then the government needs to take more active role in promoting Indian literature, research, cuisines, music, arts and cinemas that have been global popularity, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या करने हैं, उन्हें जो है ज्यादा एक्टिव जो है एक्टिवली प्रमोट करने की जरूरत है इन वेरियस चीजों को जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है उन्हें, ठीक है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट को जो है आगे आकर इन सारी चीजों को प्रमोट, एनहांस, इंप्रूव करने की जरूरत है। ऑल राइट, as Robert Cooper has said before, a state cannot solely depend on soft power, which is why India needs to maintain its reputation as a strong democracy and follow democratic values at home to continue winning the supports of its allies, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है हम सॉफ्ट पावर पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो है मिनिमम जो रेपुटेशन है उसे मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की भी जरूरत है, जिसकी हेल्प से जो आपकी वेरियस जो एलाइज हैं वो आपके साथ जो है खड़ी रहकर आपके साथ काम कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे हमारे जो कि हम ये बोलेंगे कि इनकी हेल्प से इंडिया जो है वो एक जो है अपर हैंड पर जा सकती है। ऑल राइट, फिर इसी पर बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजीज हैज इंडिया अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग इट्स सॉफ्ट पावर, मेंशन एनी 3, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं जो कि इंडिया ने अडॉप्ट की हैं उसका जो सॉफ्ट पावर है इसे इंक्रीज करने के लिए, इसे इंप्रूव करने के लिए ये हमें बतानी है, कोई भी 3 हमें बतानी है। तो इसका आंसर हमने लिखा पॉपुलराइजिंग व्हाट, इंडियन कल्चरल, foreign visit by our prime minister and democratic setup and pre-existent image, ठीक है। तो ये कुछ 3 स्ट्रैटेजीज जो कि हम लोगों ने अपने इस पर्टिकुलर पूरे पैसेज में देखी वो यहाँ पर हमने लिख दी है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो पूरा पैसेज था, जो पूरी केस स्टडी थी, ये आप लोगों को क्लियर है। इस पर बेस्ड ये जो हमारे दोनों क्वेश्चंस थे, आई होप सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ऑल राइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, विच ऑफ दीज आर फाइनल गुड्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस बताना है और ये बताना है कि इन दोनों में से फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कंज्यूमर गुड लो या कैपिटल गुड्स लो, दोनों क्या होते हैं, दोनों ही आपके फाइनल गुड्स होते हैं, राइट। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स में जो है आपके प्रोड्यूसर के गुड्स आते हैं जो कि फाइनल है, दैट मीन्स कि उनमें और जो है ट्रांसफॉर्मेशन या और प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कैपिटल गुड्स जो है वो आपके हेल्प करते हैं और भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, लेकिन अगर हम कैपिटल गुड को एक गुड एज अ होल ले तो वो फाइनल गुड कहलाता है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। ऑल राइट, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये देखें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग। ठीक है, बीच वाला जो हमारा कॉलम है वो हमने बेसिस का ले लिया एंड दोनों जो कॉर्नर्स वाले हैं वो एक साइड आपका कंजम्पशन गुड्स आ गए, एक साइड आपके कैपिटल गुड्स आ गए। तो मीनिंग क्या होता है कंजम्पशन गुड्स का? सो कंजम्पशन गुड्स आर दोज व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली जो है सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स या हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। फिर वहीं चलें कैपिटल गुड्स के साइड। तो कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, वो सारे गुड्स जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं किस वजह से, ताकि ये जो गुड्स है ये फर्दर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस में, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे, उसे हम जो है कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एडिशन टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जो कंजम्पशन गुड्स हैं स्टूडेंट्स वो अपने आप में पूरे फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं टू सैटिस्फाई अ वांट। ठीक है, तो जो आपके कंज्यूमर गुड्स है वो और प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। तो ये जो लिखा है हमारे एडिशन टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो हम बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स डू नॉट हेल्प टू प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, वहीं अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस ही इसलिए किया गया ताकि वो और जो है प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। ठीक है, सो दीज गुड्स हेल्प इन एडिंग दी प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऑल राइट, आई गेस ये दो चीज क्लियर है। फिर जो इसका लास्ट वाला डिफरेंस है वो भी देखें। एक्सपेक्टेड लाइफ की बात की जाए तो कंजम्पशन गुड्स जो हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी जो है एक्सपेक्टेड लाइफ शॉर्ट होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स शॉर्ट जो है एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होता है इनका, एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। इसमें ड्यूरेबल गुड्स आप नहीं लोगे। ड्यूरेबल गुड्स क्योंकि वो गुड्स होते हैं जो कि एक काफी लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप यूज कर सकते हो। तो ड्यूरेबल गुड्स भी जो है वो आपके कंज्यूमर गुड्स का पार्ट होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स में जो आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं उन्हें छोड़कर जो बाकी सारे टाइप ऑफ गुड्स हैं वो आपके शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। लेकिन वहीं हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, दैट इज दे हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसकी जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं इसकी लाइफ टाइम होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने 3 बेसिस पॉइंट लिख दिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर फाइनल गुड्स, तो वो भी आप बता दोगे कि दोनों ही आपके कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर टर्म्ड एज द फाइनल गुड्स। ऑल राइट, सो आई गेस की क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, दैट मीन्स अब जो है इसको आपको 80 to 120 वर्ड्स के बीच में क्या करना होगा, आंसर करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Explain the concept of inflationary gap, also explain the role of legal reserves in reducing it। ठीक है, आपको जो है inflationary gap का जो concept है वो बताना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है जो legal reserve होते हैं वो कैसे जो है reduce कर सकते हैं inflationary gap को, legal reserves को कैसे use किया जा सकता है to reduce inflationary gap। All right, अब सबसे पहले हम बात करें inflationary gap की, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, inflationary gap का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जिससे आपकी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उस केस में इन्फ्लेशनरी गैप आता है, मतलब कि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में। ऑलराइट, अब एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप क्यों अराइज हो रहा है? इन्फ्लेशनरी गैप को आप जो हो किससे लिंक करोगे, इन्फ्लेशन से। अब जब एक्सेस डिमांड है स्टूडेंट्स तो उस टाइम पर आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो गई है, सो दैट मीन्स कि अब सप्लायर जो है वो क्या करेंगे, अपने गुड्स के प्राइसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस डिमांड है वो फोर्स करती है सप्लायर्स को
कि आप प्राइस बढ़ाओ, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे भी तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाएगा बिकॉज उसकी डिमांड ज्यादा है। तो जो इंक्रीज्ड प्राइस है उस पर भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि परचेज करने के लिए रेडी रहेंगे, इसलिए जो है इन्फ्लेशनरी गैप जो है क्रिएट होता है। साथ ही साथ जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बैलेंस आउट करने के लिए भी जो है इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है इकोनॉमी में, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होने लगती है। ठीक है, सो जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है तब इन्फ्लेशनरी गैप जो है ये होता है क्रिएट। ऑलराइट, तो अब जो है सबसे पहले हम इन्फ्लेशनरी गैप को समझा देंगे। हमने जो है प्रॉपरली इसका जो डायग्राम है वो भी बनाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो AD0 लिखा है ये आपकी डिजायर्ड या हम बोले प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई का ये वाला आपका कर्व हो गया, जहां पर आपकी AD0 एंड एग्रीगेट सप्लाई मीट कर रहे हैं, दैट इज एट पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, दैट मीन्स इस वाली कंडीशन में आपकी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है। नाउ एक्सेस डिमांड है, ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप हमें दिखाना है, तो हमने जो है एक और अपनी एग्रीगेट डिमांड बनाई, दैट इज AD1। ठीक है, ये जो AD1 है ये आपकी AD0 के अबव होने वाली है। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये अबव है। अब इसमें जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कुछ इस पॉइंट पर अटेन होगा, और जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसे वो हम कहां पर जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये जो गैप होगा, ठीक है, इस A से लेकर जो नेक्स्ट हमारी जो AD1 है वहां तक आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये होगा आपका इन्फ्लेशनरी गैप। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है इन्फ्लेशनरी गैप को आपको जो है आपकी इस पर जो हमारा डायग्राम है इस पर कैसे दिखाना है। ऑल राइट, अब इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो देख लो। इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप शोइंग एक्सेस ऑफ करंट एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप एक ऐसा गैप है जो कि शो कर रहा है एग्रीगेट डिमांड का एक्सेस होना ओवर एग्रीगेट सप्लाई, कौन से लेवल पर? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। ठीक है, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। इसे हम इन्फ्लेशनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इन्फ्लेशन को लीड करता है। एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन? कंटिन्यूअस जो राइज है प्राइसेस में वो। ठीक है, अ सिंपल एग्जांपल विल फर्दर क्लैरिफाई इट। Let us suppose that an imaginary economy, by employing all its available resources, can produce 10,000 quintals of rice. ठीक है, जो इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है उसे एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। एक आपको जो है इमेजिनरी इकोनॉमी बनाना है और उसमें आप ये बोल रहे हो कि अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो सारे रिसोर्सेज को, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी रिसोर्स जो है वो आइडियल नहीं छोड़ा है आपने, जितने भी रिसोर्सेज सारे ही जो है काम पर लगे हुए हैं, तो आप इन टोटल 10,000 क्विंटल्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, इफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ राइस से 12,000 क्विंटल्स, ठीक है, अगर जो एग्रीगेट डिमांड है राइस की वो क्या है? 12,000 क्विंटल्स है। ठीक है, दिस डिमांड विल बी कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। ठीक है, सप्लाई 10,000 की ही हो सकती है क्योंकि 10,000 क्विंटल्स ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो डिमांड है वो हो रही है 12,000 क्विंटल्स की। ठीक है, तो इसे हम एक्सेस डिमांड कहेंगे बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई एट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज ओनली 10,000 क्विंटल्स। As a result of the gap is AB, because at full employment Y, aggregate demand V by is greater than aggregate supply AY। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये Y डैश वाला, इस वाले लेवल पर AY जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, बट जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो आपको BY देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस वुड बी गैप। ऑल राइट, तो ये होता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखो, आप आपकी सप्लाई भी नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि आपके जो सारे रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड है, तो आप जो हो और आउटपुट में इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड 12,000 है तो हम जो है सप्लाई भी 12,000 कर दें, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पूरे रिसोर्सेज को आपने एम्प्लॉय कर दिया है तो आप 10,000 क्विंटल्स तक का ही प्रोडक्शन कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन, और इसीलिए फिर इन्फ्लेशन भी आता है।
नाउ अब आपके पास में क्या क्वेश्चन था कि लीगल रिजर्व जो है वो उसे कैसे रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। Also explain the role of legal reserves in reducing it. Now what is legal reserve students? Legal reserve ratios ये वो ratios होते हैं या वो particular percentage है, proportion है किस चीज का, जो commercial banks है उनकी जो deposits है उनका, जो कि कमर्शियल बैंक को कंपल्सरली एज ए रिजर्व रखना होता है, ठीक है। दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर जो है परसेंटेज को या उस पर्टिकुलर प्रपोर्शन को फर्दर लेंड नहीं कर सकते हैं, उन्हें एज ए रिजर्व रखना होता है खुद के पास में। ऑल राइट, ये होते हैं आपके लीगल रिजर्व रेशियोज। नाउ लीगल रिजर्व रेशियोज के आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब याद रखना कि किसमें क्या हो रहा है, देखो LRR हो गया आपका, ठीक है। इस LRR के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया आपका CRR, एक हो गया आपका SLR, ठीक है। जो CRR है स्टूडेंट्स वो कमर्शियल बैंक्स को किसके साथ में रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के साथ में, ठीक है। दैट मीन्स RBI के पास में रखा जाएगा ये रिजर्व, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो वो प्रपोर्शन होता है जो कि कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व रखती है किसके साथ में, RBI के साथ में, या हम बोलेंगे सेंट्रल बैंक के साथ में। वहीं जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ये वो पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है जो कि कमर्शियल बैंक को खुद ही के साथ में, खुद ही के पास में जो है रखना होता है, ठीक है। सो दिस दे हैव टू कीप इट विथ देमसेल्व्स, ठीक है। अब अगर लीगल रिजर्व रेशियो से हमें इन्फ्लेशनरी गैप को क्योर करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशनरी गैप है, इट मींस कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। लोग डिमांड ज्यादा कब करेंगे, लोग उस टाइम पर ज्यादा डिमांड करेंगे जब उनके पास में पैसा ज्यादा है, राइट। ऑब्वियस ही चीज है, अगर मनी ज्यादा है तभी डिमांड ज्यादा हो पाएगी, अदरवाइज अगर मनी कम है तो उतनी डिमांड नहीं हो सकती है। सो इससे हमें इतना क्लियर हुआ कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो काफी ज्यादा चल रही है। अब जो है एट प्रेजेंट आप मनी सप्लाई को और इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मनी सप्लाई को क्या करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, अगर कमर्शियल बैंक जो है वो अगर कम मनी लेंड करेगी तभी जो मनी सप्लाई है वो ज्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो जो अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो दैट मीन्स सारे मेजर्स ऐसे लेने हैं जिससे कि कमर्शियल बैंक जो है वो ज्यादा मनी को लेंड ना कर पाए। ऑल राइट, तो अब अगर हम बात करें लीगल रिजर्व रेशियो की तो इसे इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इसे जो है इंक्रीज किया जाएगा। अब इंक्रीज करने से क्या हो रहा है ये चीज समझते हैं, ठीक है। मान लो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में डिपॉजिट आया है 100 रुपीज का, ऑल राइट। आरबीआई ने बोला है कि उनके जो लीगल रिजर्व रेशियोज हैं, ठीक है, CRR SLR दोनों को जो है हम एक ही साथ में समझ लेते हैं, उनके जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो है आपका 10%, ठीक है, इनिशियली 10% है। तो 10% इट मीन्स व्हाट, कमर्शियल बैंक्स को इस 100 रुपीज का 10% एज अ रिजर्व रखना होगा। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक ने 10 रुपीज रख लिया एज अ रिजर्व और 90 रुपीज को क्या कर दिया, 90 रुपीज को लेंड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद में जब इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन आई तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है इसे इंक्रीज कर दिया, LRR उसने बढ़ाकर 30% कर दिया। तो अब मान लो यही सेम 100 रुपीज का डिपॉजिट है तो इसका कितना रुपया एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा 30 रुपीज को, ठीक है। 100 का 30% वुड बी 30 रुपीज। और अब लेंड कितना कर सकती है जो कमर्शियल बैंक है, 70 रुपीज, ऑल राइट। तो पहले वो 90 रुपीज को लेंड कर पा रही थी, अब वो 70 रुपीज को लेंड कर पा रही है। लेंडिंग कैपेसिटी कम हुई, लेंडिंग कैपेसिटी कम हुई, इसका मतलब कि फर्दर जो मनी सप्लाई है वो भी कम इंक्रीज होगा, ठीक है। मनी सप्लाई जो है इससे इंक्रीज नहीं होने वाला है ज्यादा। ये मैंने सिर्फ आपको एक जो है 100 रुपीज पर बताया है। जब आप इसे एक लार्जर प्रपोर्शन पर लोगे और जब आपका LRR भी जो है ज्यादा प्रपोर्शन पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई डिफरेंस जो है वो काफी क्रिएट हो जाता है इससे, ठीक है।
तो जब लेंड कम करेगी तो मनी सप्लाई कम बढ़ेगी, हेंस जो एक्सेस मनी सप्लाई वो कंट्रोल में आ पाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि उसमें हम जब और इंक्रीज नहीं करेंगे, मनी सप्लाई जब और ज्यादा जो है इंक्रीज नहीं होगी, तो धीरे धीरे जो ऑलरेडी मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, वो कंट्रोल में आ जाएगी, वो एक सही लेवल पर जो है ऑपरेट करने लगेगी। सो दैट मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन में एलआरआर को क्या करना पड़ेगा, एलआरआर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो क्योर हो पाएगा। So increase in varying reserve requirements or legal reserve ratios, ठीक है। So banks are obliged to maintain reserves with the central bank, which is known as legal reserve ratio. It has two components. One is the cash reserve ratio or CRR, and the other is SLR or statutory liquidity ratio, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, अभी अभी ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया आपको। देन सबसे पहले आते हैं कैश रिजर्व रेशियो पर, दैट इज इंक्रीज इन CRR. So it refers to the minimum percentage of bank's total deposit which it is required to keep with the central bank, ठीक है। तो आपका जो कैश रिजर्व रेशियो वो क्या है, वो एक मिनिमम परसेंटेज है किसका, बैंक की टोटल डिपॉजिट का, जो कि कमर्शियल बैंक को किसके पास में एज अ रिजर्व रखना होता है, सेंट्रल बैंक के पास में। Commercial banks have to keep with the central bank a certain percentage of their deposits in the form of cash reserves as a matter of law, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक है उन्हें एज अ मैटर ऑफ लॉ, दैट इज एक कंपल्शन हम बोल सकते हैं कि कंपल्सरी जो है उन्हें ये सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व जो है आपकी सेंट्रल बैंक के साथ में रखना पड़ता है, ठीक है। For example, if the minimum reserve ratio is 10% and total deposit of the central bank is rupees 100 crores, it will have to keep rupees 10 crores with the central bank, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल आ गया कि अगर 10% है तो उस हिसाब से फिर कितना हुआ जो कि सेंट्रल बैंक के पास में एज अ रिजर्व रखना होगा, ठीक है। इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, कैश रिजर्व रेशियो इज रेज्ड बाय 20%. द बैंक विल हैव टू कीप 20 crores with the central bank, which will reduce the cash resources of commercial bank and reducing credit availability in the economy, which will control excess demand, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है तो क्या किया गया, CRR को इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पर 10% था, उसे फिर रेस कर 20% कर दिया, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स है उनके पास में जो क्रेडिट अवेलेबल है उसमें क्या हुई, उसमें कमी आई, हेंस ये धीरे धीरे जो है एक्सेस डिमांड को भी क्योर या कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। देन कम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे भी आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ देमसेल्व्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये वो मिनिमम परसेंटेज है किसका, नेट टोटल डिमांड का और टाइम लायबिलिटीज का, जो कि कमर्शियल बैंक को रिक्वायर्ड है, कमर्शियल बैंक को जो है खुद ही के साथ में रखना होता है, ठीक है। In a situation of excess demand leading to inflation, the central bank increases statutory liquidity ratio, which will reduce the cash resources of commercial banks and reducing credit availability in the economy. All right, I guess इसे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो क्वेश्चन था ये प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, ये देखते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ये कुछ डेटा गिवन है, कुछ यहाँ पर है स्टूडेंट्स, कुछ हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो ये कुछ डेटा गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है आपका, NNPATFC, ठीक है। ये हमें करना होगा फाइंड आउट। देखते हैं कि आपके पास में गिवन क्या क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड नेट इंपोर्ट्स। तो ये जो सारी चीजें हमने देखी, इससे हमें ये समझ में आया कि कौन सा मेथड हमें यूज करना होगा, एक्सपेंडिचर मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेट्स गिवन है वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड ही गिवन है, राइट। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड में हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें एग्रीगेट मिलता है GDP@MP। ऑल राइट, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास में नेट इंपोर्ट्स गिवन है, तो एक्सपोर्ट्स का जस्ट अपोजिट गिवन है, तो यहाँ पर साइन भी हम जो है जस्ट अपोजिट कर देंगे, दिस विल बिकम माइनस। माइनस करेंगे हम किसको, नेट इंपोर्ट्स को, ठीक है। अब इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है एनएनपी एट एफसी। तो ये अब आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, ग्रॉस में से आपको नेट बनाना है, तो ग्रॉस माइनस आपका डेप्रिसिएशन, दैट विल गिव यू नेट, ठीक है। यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन किस नेम से गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज सीएफसी, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद में ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम प्लस करेंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑल राइट। यहाँ पर मार्केट प्राइस है और वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट है आपका, तो मार्केट प्राइस में से आप माइनस करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपको पूरा ये चीज करनी है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एनएनपी एट एफसी मिल जाएगी, ऑल राइट। बहुत ही ईजी है, बस आपको अब क्या करना है, यहाँ से फिगर्स देख लेना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे हम 900 का, प्रॉफिट नहीं लेना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपको जरूरत है, आप इसको माइनस करोगे 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लोगे आप 250, चेंज इन स्टॉक की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर गिवन होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो जरूर हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करते, लेकिन डायरेक्टली क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट वाली जो हमारी स्लाइड है उस पर चलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -40 है, ये आपके कैलकुलेशन में आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की भी हमें जरूरत है, ये आ गई आपकी 20, एंड नेट इंपोर्ट्स जो है इसकी भी हमें जरूरत है, दैट विल बी 30, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया क्या क्या फिगर्स हम लोग लेने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और एनएनपी एट एफसी दैट इज नेशनल इनकम को कर लेते हैं फाइंड आउट। यहाँ पर देखो हमने 2 बार जो है कैलकुलेशन की, पहले जीडीपी एट एमपी निकाल दिया और फिर उसके बाद में जो है एनएनपी एट एफसी को कर लिया फाइंड आउट, ठीक है। दोनों चीजें कर सकते हो, अब डायरेक्टली इसको भी यहाँ पर लिख सकते हो और ऐसे जो है 2 बार में भी फाइंड आउट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हमने लिया 400 प्लस 900 प्लस 250 प्लस -30, -30 क्यों लिया, नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस करना होता है, नेट इंपोर्ट्स है तो हम माइनस करेंगे, इसलिए -30 हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दिया, उसमें से 30 माइनस कर दिया, आंसर आ गया आपके पास में 1520 करोड़, ऑल राइट। अब इससे जो है क्या फाइंड आउट कर लो, एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट कर लो, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस एनआईटी, ऑल राइट। सो 1520 -20 प्लस -40 एंड -100, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप लोगों के पास में -40 गिवन है, तो इसलिए हमने लिया यहाँ पर प्लस -40 एंड -100, ठीक है। सारी चीजें जो है माइनस होने वाली है, इसमें से ये माइनस हो गया, कितना हो गया आपका 1500 हो गया, 1500 में से 100 को माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 1400 एंड 1400 में से 40 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 1360 करोड़ का, ठीक है। दैट इज आपकी जो नेशनल इनकम है, जो एनएनपी एट एफसी है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 1360 करोड़, ऑल राइट। आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही इजी जो है ये न्यूमेरिकल था, सब कुछ सीधा सीधा गिवन था, बस आपको आपका फॉर्मूला अप्लाई करना था और आपके पास में निकल गई आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब इसी सेम क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। 3 + 2 मार्क्स का है, दैट इज 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है एंड 2 मार्क्स का ये वाला हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नलिटीज आर अ लिमिटेशन ऑफ टेकिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। एक्सटर्नलिटीज जो है वो लिमिटेशन कैसे बनती है, किस चीज के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर के लिए, ओके। तो चलो बता देते हैं कि कैसे बनती है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि एक्सटर्नलिटीज क्या होती है। सो व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ somebody results in benefits or harms to others without no payment received for the benefit and no payment made for the harm done, such benefits and harms are called externalities, ठीक है। That means किसी भी एक पर्सन की एक्टिविटी से
किसी थर्ड पार्टी पर कोई भी काइंड ऑफ इम्पैक्ट पड़ना, वो जो इम्पैक्ट है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, दैट इज बेनिफिट या हार्म हो सकता है। और ये जो भी हार्म या बेनिफिट है इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता है, ना ही कोई पेमेंट जो है वो रिसीव किया जाता है। तो इन एक्टिविटीज को हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। So activities resulting in benefits to others are called positive externalities and increase welfare, and those resulting in harm to others are called negative externalities and thus decrease welfare। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज किस चीज में रिजल्ट करती है, बेनिफिट्स में, वो पॉजिटिव हो गई और उनसे जो है वेलफेयर इंक्रीज होता है। वही वो एक्टिविटीज जो कि हार्म प्रोवाइड करती है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई, जिनकी वजह से वेलफेयर डिक्रीज होता है। ठीक है, जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दीज एक्सटर्नलिटीज। जीडीपी जो है वो इन एक्सटर्नलिटीज को जो है कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, For example, construction of flyover or highway reduces transport cost and journey time of its user who have not contributed anything towards its cost। ठीक है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन है किस चीज का, फ्लाईओवर का, हाईवे का, ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, जो टाइम है वो कम कर रहा है, लेकिन जो भी यूजर्स हैं वो इस चीज में जो है किसी भी टाइप ऑफ का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। Expenditure on construction is included in GDP, but not the positive externalities flowing from it. GDP and positive externalities both increase welfare. Therefore, taking only GDP as an index of welfare understates welfare. It means that welfare is much more than it is indicated by GDP. ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें जिसमें कि हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर हम बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है फ्लाईओवर का, तो इसकी वजह से ये लोगों के लिए क्या है, लोगों के लिए एक बेनिफिट है, लेकिन कोई भी जो है इसकी जो कॉस्ट है इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, देन द थिंग इज कि इसका जो पूरा एक्सपेंस था वो तो आप जीडीपी में ले रहे हो, लेकिन उसके वजह से जो वेलफेयर हो रहा है, जो हम देख रहे हैं वेलफेयर हो रहा है, उसके जो है आप मनी टर्म्स में नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो दिस मीन्स कि वो जीडीपी का क्या हो रहा है, अंडर एस्टिमेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में अगर हम इन्हें नहीं इंक्लूड करते हैं इन चीजों को जीडीपी में, तो हम बोल रहे हैं जीडीपी का अंडर एस्टिमेशन हो रहा है। वहीं जब हम नेगेटिव जीडीपी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हम बोलेंगे कि ओवर एस्टिमेशन किया जा रहा है जीडीपी का। जैसे कि एग्जांपल देखो, सिमिलरली जीडीपी आल्सो डज नॉट take into account negative externalities. For example, factories produce goods but at the same time create pollution of water and air. River Yamuna, now a drain, is a living example. ठीक है, रिवर यमुना क्या है, एक ड्रेन बन गई है, तो ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। द पोल्यूशन हार्म्स पीपल, जो पोल्यूशन है वो हार्म कर रहा है लोगों को। द फैक्ट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग फॉर हार्मिंग पीपल। प्रोड्यूसिंग गुड्स इंक्रीजेस वेलफेयर बट क्रिएटिंग पोल्यूशन रिड्यूसेस वेलफेयर। Therefore, taking only GDP as index of welfare overstates welfare. In this case, welfare is much less than indicated by GDP. ठीक है, तो जो GDP है उसमें ये जो एक्सटर्नलिटीज है इनकी वजह से हम बोल रहे हैं कि कभी ओवर एस्टिमेशन तो कभी अंडर एस्टिमेशन होता है जीडीपी का, क्योंकि जो एक्सटर्नलिटीज है वो आपके जीडीपी का पार्ट नहीं होती है। ऑलराइट, बिकॉज एक्सटर्नलिटीज जो है उनकी मनी वैल्यू को एस्टिमेट कर पाना इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए जो है आपका जो जीडीपी है उसे हम एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। फिर आगे चलें, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसी क्वेश्चन का एक जो और वाला हमारा पार्ट है उस पर चलते हैं। अब ये भी जो है ये आपका 3+2 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फिर कुछ हमारे पास में एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, उसे हमें आंसर करना होगा। देखते हैं क्या गिवन है न्यूमेरिकल। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या निकालना है आपको, जीएनपी एट एफसी जो है ये करना है फाइंड आउट। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेंट, interest, subsidies, consumption of fixed capital, net exports,
net factor income to abroad, net current transfers from rest of the world and mixed income of self-employed। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स जो कि आप लोगों के पास में गिवन है। अब यहाँ पर ये जो सारे फिगर्स या हम बोले जो सारे आइटम्स हमारे पास में गिवन है, इससे हमें समझ में आया जो मैक्सिमम आइटम्स है वो कौन से जो है हमारे मेथड के हैं, दे आर ऑफ योर इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड में आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है, इनकम मेथड में हमें मिलता है NDPAT-FC। तो सबसे पहले NDPAT-FC की कैलकुलेशन देख लें, क्या होती है इसकी जो पूरा फॉर्मूला है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये सारी चीजें प्लस प्लस होती जाएंगी आपकी। तो आपको क्या क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लोगे आप 3000 का, उसके बाद में प्रॉफिट ले लोगे आप 800, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम नहीं लेंगे अभी, रेंट हो गया आपका 600 का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आओ तो इंटरेस्ट हम ले लेंगे 900 का। Then comes subsidies, consumption of fixed capital, net export, net factor income to abroad, net current transfers and mixed income। ठीक है, तो mixed income ले लेंगे 5000 की। ये जो अभी मैंने आपको फिगर्स बताए इन सबको ऐड कर कर आपको क्या मिल जाएगा, NDPAT-FC मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको चाहिए है आपका GNPAT-FC। ठीक है, तो आप NDPAT-FC को आपको कन्वर्ट करना होगा किस चीज में, GNPAT-FC में। चलो देख लेते हैं इसका कन्वर्जन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, तो आप क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन दैट इज प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, सेम नेम उसके जो है डेप्रिसिएशन का ही सिनोनिम। उसके बाद में ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस करते हैं हम NFIA को दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन हो, ये जो है 2 अगर गिवन हो तो आप क्या करोगे, तो आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप जो है माइनस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब एडिशनल आपको और क्या करना है, ये आ गया आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 850 एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है आपका 300, इसे आप कर दोगे माइनस। ऑल राइट, सो आई गेस कैलकुलेशन क्लियर हो गई है, क्या पर्टिकुलर कैलकुलेशन आपको यूज करनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं अब जो प्रॉपर इसका आंसर होने वाला है। NDPAT-FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर एक्सपैंड करके लिख दिया है, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगी आपकी, यहाँ पर आएगी आपकी मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम है हमारी 5000 की, मिक्स्ड इनकम को हम लेने वाले हैं 5000 की, ये हम आप लोग देख सकते हो मिक्स्ड इनकम ऑफ 5000। तो ये जो है इसकी जगह पर आप लिखोगे मिक्स्ड इनकम। ठीक है, सो 3000 प्लस 600 प्लस 900 प्लस 800 एंड प्लस 5000 सबको ऐड किया तो आपको जो है NDPAT-FC मिल गया कितना, 10,300 करोड़ का। ऑल राइट, क्लियर है ये चीज, NDPAT-FC हो गया। अभी आपको क्या चाहिए, GNPAT-FC चाहिए है, तो चलो GNPAT-FC निकाल देते हैं। तो GNPAT-FC इज इक्वल्स टू NDPAT-FC प्लस डेप्रिसिएशन एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अभी हमने डायरेक्टली वही लिखा है, प्लस कर रहे हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। लेकिन आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बिकॉज जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर गिवन है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स 10,300 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो 10,300 प्लस 850 एंड माइनस 300। ठीक है, अब इसको जब हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो देखो 10,300 में से 300 माइनस हो गया तो ये हो गया आपका 10,000 एंड 10,000 में प्लस कर दिया 850, तो ये आ गई आपकी 10,850 करोड़। दैट इज जो GDPAT-FC है उसकी वैल्यू क्या हो गई, GDPAT-FC की वैल्यू हो गई आपकी 10,850 करोड़ की। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गई, ये पूरा ये क्लियर हो गया है आप लोग को ये जो पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो बी वाला पार्ट है उस पर आ जाए। बी पार्ट क्या है हमारा, डिस्क्राइब द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमें जो है पूरा जो अपना एक्सपेंडिचर मेथड है किस चीज को कैलकुलेट करने का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का, वो हमें डिस्क्राइब करना है। मतलब कि आपके एक्सपेंडिचर मेथड की जो वेरियस स्टेप्स है स्टूडेंट्स वो हमें लिखनी है। ठीक है, अब जल्दी से जो वेरियस स्टेप्स हैं वो देख लें हम लोग। स्टेप 1 है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर लाइक
हाउस होल्ड और कंज्यूमिंग सेक्टर, फर्म्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो जो वेरियस सेक्टर्स हैं उनके जो वेरियस एक्सपेंडिचर्स हैं, सबसे पहले हमें उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद में स्टेप 2 में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। फिर हमें क्लासिफाई करना है इन कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज में जो अपने वेरियस एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला सेक्टर भी ऐड कर लेना, दैट इज ROW, या फिर हम इसे जो है फॉरेन सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉरेन सेक्टर भी लिख लेना, ठीक है। देन क्या है ये 4 में क्लासिफिकेशन क्या हो गया आपका, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, measurement of final expenditure on components of GDP, their sum total gives us the value of GDP at MP, ठीक है। जो वेरियस आप लोगों ने जो आपके ये एग्रीगेट्स देखे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, उन सबको ऐड करके हमें मिल जाएगा अपना GDP at MP। अब हमें GDP at MP ही फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो है ये बताना है कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो टिल स्टेप 3 इट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आप जो हो नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ जीडीपी एट एमपी, सॉरी विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपका जो है ये वाली स्टेप भी आप लोग लिखने वाले हो। दैट इज डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी एंड एडिशन ऑफ एनएफआईए इन जीडीपी टू गेट NY, that is national income, that is NNP at FC, ठीक है। तो NNP at FC is equals to, हमने जो है यहाँ पर पूरा अपना जो एडजस्टमेंट क्राइटेरिया है वो बता दिया, that is GDP at MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIN प्लस सॉरी माइनस NIT। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से। आपकी जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पर लिखनी थी, हमने जो है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में अपनी जो स्टेप्स है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब 13th क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें भी आपके पास में 3+2 मार्क्स है, दैट इज इसमें भी आपके पास में A एंड B दो जो है क्वेश्चंस हैं। वन क्वेश्चन जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ योर 3 मार्क्स एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ योर 2 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई हैज वाटर बिकम एन इकोनॉमिक कमोडिटी। जो वाटर है वो इकोनॉमिक कमोडिटी क्यों बन गया, मतलब कि वाटर को आप लोग देखते हो खरीदा या बेचा जाता है, वो एक क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो एक काइंड ऑफ बिजनेस बन चुका है वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बन गया है, इसका आपको करना है आंसर। नाउ दिस इज अ हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा जो है एक आध क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ सकता है जिससे कि आप लोगों को अपना जो माइंड है उससे प्रॉपरली आंसर करना होगा। अब यहाँ पर सभी लोगों के अपने अलग अलग आंसर होंगे, आप ये मेरा आंसर देखो, उसके पहले प्लीज ये चीज करना है कि इसका जो है खुद एक बार आंसर सोचना कि जो वाटर है वो इकोनॉमिक कमोडिटी क्यों बन गया है, क्या रीजन है उसके पीछे के, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वन विच इज सोल्ड एंड परचेज्ड इन अ मार्केट, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे कहते हैं, कोई भी चीज जो कि सोल्ड या परचेज की जाती है मार्केट में। अ कमोडिटी बिकम्स इकोनॉमिक activity or economic when it is not so abundant that it can be made freely available to one and all. Water has become an economic commodity because क्यों बना है water economic commodity, ठीक है। कोई भी जो commodity है वो economic activity इसलिए बन जाता है स्टूडेंट्स, या वो जो कोई भी commodity है वो एक economic activity के अंदर इसलिए आ जाता है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसे आप जो हो फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होता है एंड आप उसे जो हो फ्रीली और बिल्कुल जो है बिना कॉस्ट के यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं होगा तो उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, और वैल्यू नहीं होगी तो आप जो हो रिसोर्स को बहुत ज्यादा क्या करोगे, बहुत ज्यादा वेस्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर वाटर देखा जाए तो वाटर वैसे तो देखा जाए तो 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, बट स्टिल वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, राइट।
क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो है उसका जो यूसेज है वो हम इस तरह से कर रहे हैं कि वाटर वेस्ट भी बहुत होता है, वाटर एक्सट्रैक्शन भी बहुत होता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारा वाटर है जो कि हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है वाटर को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना पड़ा ताकि लोगों को जो है इस चीज की वैल्यू हो और वाटर को सेव किया जाए एंड प्रॉपरली यूज किया जाए, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ड्यू टू वाटर पोल्यूशन ड्रिंकिंग वाटर हैज बिकम स्केयर, देन राइजिंग पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर क्या हो गया, स्केयर बन गया है। उसके बाद में जो पॉपुलेशन राइज हो रही है उसकी वजह से जो डिमांड है ड्रिंकिंग वाटर की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर स्केरसिटी आ गई है, उसके बाद में उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। Then 97% of the earth's surface is covered with water, but only 1% of total water is fit for consumption. All right, जो 97% है अर्थ का सरफेस वो वाटर से जो है कवर्ड है, लेकिन अगर हम बोले कंजम्पशन के लिए तो कंजम्पशन के लिए सिर्फ 1% वाटर अवेलेबल है। तो इस 1% वाटर को जो कंज्यूम करना है हमें उसमें स्कैरसिटी आ गई है और उसके बाद में पॉपुलेशन के साथ साथ में जो नीड है, जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जो है वाटर को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना पड़ रहा है, ठीक है। सो व्हाई हैज वाटर बिकम एन इकोनॉमिक कमोडिटी? आई गेस आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो बी वाला पार्ट है उस पर चले। How are economic growth and infrastructure development related to each other? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो देखो सिंपल सी चीज है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना ज्यादा डेवलप होता है उतना ही ज्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करेगी। तो दोनों के बीच में होता है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। सो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, water transport etc. may result in optimal utilization of assets. Infrastructure developments such as transport, power, finance etc. expand the size of markets and improve productivity significantly. Infrastructure brings modern technology in all the sectors. There is a close association between infrastructure spending on and GDP growth, ठीक है। तो जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, उनकी वजह से जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, जो वेरियस असेट्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज किए जा सकते हैं, प्रॉपर जो है इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उन दोनों में काफी जो है क्लोज रिलेशनशिप है। ऑल राइट, around 6.5% of total value added is contributed by infrastructure services in UDCs, 9% in developing countries and 11% in developed countries, ठीक है। This is underdeveloped countries, developing countries and developed countries का जो है टोटल कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि 6.5% जो है वो टोटल वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन होती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, 9% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है कंट्रीब्यूट करती है, 11% जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, एडिशन एड ऑन करती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, globalization and technological innovation in manufacturing but also for poverty reduction, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो जो है पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे जो है इजी सा अगर इसका हमें लिंक बैठाना है तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनस्किल्ड लेबर्स, ठीक है। तो ये जो पावर्टी है, जो पुअर लोग हैं उन्हें काम मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा तो पावर्टी को रिड्यूस करने में जो है ये चीज आपको हेल्प
हेल्प करने वाली है। ऑल राइट, सो आई गेस कि क्लियर हो गया है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक दूसरे पर या डिपेंडेंट है, या हम बोले कि एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल राइट, विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग एंड करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर को। आई होप सो कि जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थैंक यू।